हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है जल और जंगल। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। तो समझेंगे यहाँ पे पहले जल के बारे में कुछ समझते हैं, ठीक ना। क्या आपने कभी घर, विद्यालय या अन्य किसी भी जगह पर जल की कमी महसूस की है? क्या तुम लोग महसूस? मान के चलो विद्यालय गए, पूरा प्यास लगा, पानी नहीं मिला। घर पे पूरा प्यासे बैठे, पानी नहीं मिला। कहीं ऐसा जगह गए जहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना। आपके माता पिता और शिक्षक सब आपको यही सलाह देते होंगे कि जल की बर्बादी मत कीजिए। बात सही है, ठीक ना। सब हमको यही सलाह देते हैं कि देखो बच्चों, पानी का बर्बादी मत करो, पानी बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जल क्या है? इम्पोर्टेंट है। यदि अखबार पढ़ते होंगे, वहां पर टीवी में, पोस्टर में, सब जगह जो है ना, यही सिखाया होगा कि जल क्या है? इम्पोर्टेंट है। जल क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पूछेगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसके अंदर लिखो, आप चैप्टर के अंदर स्टार देखिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। ये लिखना हेडिंग ऊपर में, ठीक ना। समझ गया ना। जल क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 नाम है जल और जंगल। ये ऊपर में लिखेंगे। यहाँ से पहला पॉइंट हुआ कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मान लो कोई पूछ लिया, बताओ जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, ठीक ना। 22 मार्च को विश्व में मनाते हैं जल दिवस। और अपना बिहार में क्या मनाते हैं 22 मार्च को? बिहार दिवस मनाते हैं ना। 22 मार्च को जो है भारत में बिहार दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जल दिवस मनाया जाता है। विश्व और दुनिया, समझ गया ना। 22 मार्च वो डेट है, भारत में मनाते हैं बिहार दिवस, दुनिया में मनाते हैं जल दिवस। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है, मतलब बहुत ज्यादा कमी हो गया है। नलों में पानी नहीं आ रहा है, नल चला रहे हैं, खाली हवा निकल रहा है, ठीक है ना। पानी भरने के लिए लंबी लाइनें लगा हुआ कुआं है, तालाब है, लंबा नंबर लगा हुआ कि पानी हम भी भरेंगे, माथे पे हमारा डेक्ची है या फिर जो है मटका है, जिसके कारण आदमी में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो पिछली कक्षा में हमने महसूस किया था कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। जल जो है कितना ज्यादा कम है, ठीक ना। जल कितना ज्यादा कम है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जल कैसे कैसे क्या क्या है। तो थोड़ा सा पानी के बारे में देखो। पूरा पृथ्वी पर यदि देखा जाए, ठीक ना, यदि मान के चलो पृथ्वी के ऐसा गोल है ये पृथ्वी, ठीक, 4 भाग में बांट दो। 4 भाग में 3 भाग जो है, 3 भाग वो पूरा पानी है। 4 भाग में जो है 3 भाग क्या है? पानी है। एक ही भाग बस भूमि है, यानी मिट्टी है। और उसी एक भाग में, ठीक ना, इसी एक भाग में पूरा दुनिया बसा हुआ है, ठीक ना। इसी एक भाग में कौन बसा हुआ है? पूरा दुनिया। पूरा दुनिया में लगभग अभी 200 देश है, भारत जैसा। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, अमेरिका, ठीक ना। टोटल ऐसा 200 देश है, लगभग 200 से भी ज्यादा। वो सब एक कोना में बसा हुआ है। मतलब पूरा पृथ्वी का 3 भाग क्या? पानी। 3/4 मतलब 3 ऊपर कितना टोटल क्या का भाग हुआ? 4 को हुआ। ऊपर क्या को है? 3 भाग खाली पानी है। और एक कोना बताओ, इतना बड़का पूरा विश्व पर, दुनिया पर, धरती फैला हुआ एक कोना में। आप पूछे जब से इतना ज्यादा पानी है तब काहे करे पानी बचाओ, ठीक ना। पानी तो बहुत ज्यादा है, बात सही कि पूरा पानी बहुत ज्यादा है। इतना पानी ज्यादा है ना, ऊपर से जब आकाश से जब पृथ्वी को देखते हैं ना, पृथ्वी नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला। इसलिए पृथ्वी का दूसरा नाम है नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। लेकिन जो पीने योग्य पानी है, पीने वाला पानी, यदि पानी को तुम पूरा इस सब पानी के लिए 100% मान लेगा, तो पीने वाला पानी है मात्र 3%। जो पानी हम लोग पीते हैं, ऐसा पानी कहाँ है? कहीं नदी में, क्या उसको पियेंगे? नहीं। कुछ तालाब में है, नहीं पियेंगे। समुद्र में है, नहीं पियेंगे। पोखर में है, झील में है, झरना में है, नाला में है, सब पानी जोड़ के इतना पानी है, वो सब नहीं पियेंगे। जो पीने योग्य पानी है, जो चापाकल से 12 से निकलता है, वो मात्र 3% है। 100% मात्र 3% पीने वाला पानी। इसलिए कहा जाता है जल जीवन हरियाली, ठीक ना। जल संरक्षण, पानी को बचाओ, ठीक ना। आगे समझो यहाँ पे। यदि पृथ्वी पर
कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जितनी है, मान के चलो कि जितना एक बाल्टी पानी होता है, ठीक ना, मान लिए पृथ्वी पे उतना पानी है, एक बाल्टी पानी पृथ्वी पे, ठीक। उसमें जो मृदु जल है वो मात्र एक मग, एक बाल्टी में से जो एक मग निकालेंगे पानी जितना, उतना जल है मृदु जल, ठीक है ना। पूरा पृथ्वी के जल को मान लिया एक बाल्टी, पूरा पृथ्वी जितना पानी का मान लिया एक बाल्टी पानी, उससे एक मग ऐसे निकाले एक जग, वो हुआ मृदु जल, ठीक है ना। शेष पानी तो समुद्र में है खारा पानी, खारा मतलब नमकीन। समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, खारा पानी होता है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों में, ध्रुवीय बर्फों में, पहाड़ों पे, इन सब जगह पाया जाता है, जो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल वो झीलों और नदियों का जल ही बचता है, जो केवल जो है 0.006% बचा है पीने योग्य जल। 0.006% पानी पीने जो कि पूरे पीने योग्य, वैसे टोटल 3%। इन 3% में जो है कुछ मान तो नदी में हम लोग नहीं पीते, कुछ कुआं में है नहीं पीते हैं, आगे बढ़ो तब तक, कुछ कुआं में उसको नहीं पीते हैं, ठीक है ना। जो पीने योग्य पानी वो 0.006%। दूसरा पॉइंट देखेंगे, देखो क्या आप इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? जितना बताया उससे चिंता हो रहा होगा। अब तो पानी धरती पर है ही नहीं, कैसे काम चलेगा, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि दोस्तों, आप जानते हैं कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। तो आज करोड़ों सालों से पृथ्वी पर जैसे पानी आ रहा है, आगे भी उसी क्रम में आता चलेगा। इस क्रम को कहते हैं हम लोग जल चक्र। क्या कहते हैं? जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? जब सबसे पहले जब नदी, तालाब, पोखर, झील, झरना, इन सब का पानी जो है सूर्य का गर्मी पाकर, सूर्य की रोशनी से पड़ता है, वो पानी से गर्मी मिलता है, और गर्मी मिलकर वो पानी बन जाता है भाप। क्या बन जाता है? भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है। भाप बन के वाष्प बन के पानी जो क्या होता है ऊपर उड़ता है, ठीक ना। ऊपर उड़ के वो पानी चल जाता है कहाँ पर? तो बादल के पास। बादल के पास जाके उसको ठंडा ठंडा हवा मिलता है। ठंडा ठंडा हवा मिलके वो भाप क्या होता है ऊपर जाके जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। जम के बना लेता है बादल। क्या बना लिया? बादल। अब बादल जो हवा में जो इधर से उधर, उधर से इधर उड़ते रहता है। उड़ते उड़ते किसी ऐसे जगह पर जाता है, ठीक ना, जहाँ पर कि क्या होता है, बादल को सूर्य का रोशनी मिलता है, हिटनेस मिलता है। उसके बाद भाप जमा होते होते बादल थोड़ा भारी हो जाता है। जब बादल भारी हो जाता है वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, पानी के रूप में पृथ्वी पर बरस जाता है। अब बरसता है, फिर जो है वो पानी क्या होता है ना, फिर नदी तालाब में जमा होता है, फिर सूर्य की रोशनी उसमें पड़ता है, पानी गर्मी पाकर जो है भाप बनता है, भाप बन के ऊपर उड़ता है, ऊपर उड़ के बादल बनाता है, बादल फिर बरसता है। ये ऐसे चक्के के भांति चलता रहता है, ऐसे चक्के के भांति। इसे इसको कहा जाता है जल चक्र। क्या कहा जाता है? जल चक्र। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। उसको तुम बनाने दो, समझ गया ना। आगे से हम लोग समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे या पीछे करेंगे? आगे समझेंगे। क्या आपने कभी चापाकल, यानी चापाकल जिसको हैंडपंप भी कहते हैं, ठीक ना, जो हम लोग घर में जो उपयोग करते हैं, चापाकल कल जो बोलते हैं, ठीक ना, या नलकूप के लिए बोरिंग देखा है? बोरिंग होता है, बोटिंग जो गाड़ता है, बोटिंग करते हुए देखे हैं ना। उसके बाद क्या आपने कभी कहीं टैंकी गाड़ने के लिए, हाउस गाड़ने के लिए चूड़ी जो गाड़ता है, रिंग, ठीक है ना, वो रिंग गाड़ते हुए कहीं देखा है? बिल्कुल देखें। आप ध्यान दीजिए, ये गड्ढे एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। गड्ढा नहीं तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, नहीं बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यदि बहुत गहरा गड्ढा करेगा ना, अंदर से पानी फेंक देगा। क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा, और जो है ना रिंग सब अंदर चल जाएगा। वो एक निश्चित जो है उसका लिमिट है कि कितना गाड़ेंगे। आप उन कारीगरों अथवा अपने से बड़ों से इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ पर ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए जो नीचे जो गड्ढा वाले इलाका में, ठीक है ना, जो एरिया धंसा हुआ है वहाँ पर गड्ढा थोड़ा कम किया जाता है और कम में गहराई में पानी मिल जाता है। जो पहाड़ी इलाका है, अब जैसे मान लीजिए जमीन इतना होना चाहिए, ठीक, ऊपर से इतना ऊंचा पहाड़ है, आदमी पहाड़ पे रह रहा है यहाँ पे, अब उसको यहाँ से लेके आता है तो खोदना पड़ेगा अपने जमीन के लिए, खोदना पड़ेगा ना, फिर यहाँ से ज्यादा खोदना पड़ेगा पानी के लिए। तो पहाड़ी इलाका में गड्ढा बहुत बड़ा होता है, जो जमीनी इलाका है वहाँ गड्ढा छोटा होता है।
ठीक ना। तो पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भौमजल कहते हैं, ठीक है ना। कहता है जैसे मान के चलो कि जब नदी तालाब के लिए हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो जिस लेवल तक जो क्या होता है मिट्टी भरा रहता है पानी के, जिस लेवल तक उसको हम लोग भौमजल स्तर कहते हैं। यह जल स्तर पृथ्वी की सतह के नीचे 1 मीटर से कई मीटर की गहराई तक हो सकता है। यानी पृथ्वी से क्या करो, 1 मीटर का गड्ढा खोदो, 1 मीटर से लेकर कई मीटर अंदर तक जो है ना वो भौमजल स्तर कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे 1 मीटर से कई मीटर की गहराई तक हो सकता है। इस स्तर से नीचे पाया जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। अब भौमजल, जल भर तथा भौमजल स्तर, इन तीनों में क्या अंतर है, इन तीनों में क्या अंतर है ये जिसमें दिया गया है। तो वर्षा जल नदियों, तालाब, झील, मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है। तो वर्षा का जल जो है कभी नदी के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, पोखर के माध्यम से, झील के माध्यम से, मिट्टी के द्वारा सोख कर नदी के अंदर जाता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः स्यंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, भौमजल की पुनः पूर्ति हो जाती है। पृथ्वी के अंदर जो जल है पूछे सर ट्यूबवेल से तो पानी निकाल लेते हैं, फिर कहाँ से आ जाता है, तो वर्षा का पानी नदी के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, नाला के माध्यम से पृथ्वी को सोख लेता है। पृथ्वी क्या करता है, उसको सोख लेता है, फिर से पानी वहाँ पे जैसा पहले था वैसा हो जाता है। कितनों निकालते हैं हम लोग, पानी खत्म नहीं होता है। अगर भौम जल स्तर का गिरना, तो क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है? नहीं, कहीं पर जल की मात्रा उपयोग ज्यादा है, कहीं पर जल का उपयोग कम है। तो भौम जल पुनः पूर्ति सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के द्वारा होती है। यानी भौम जल पृथ्वी के अंदर जो जल की पूर्ति होती है वह सबसे ज्यादा पूर्ति होता है वर्षा के माध्यम से। वर्षा में इतना पानी पड़ता है कि पानी जो ना तो सोख के जो उसका पूर्ति हो जाता है, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वनरोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करते हैं। भौम जल में यदि कमी आ रही है, जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, लोगों का संख्या बढ़ रहा है, कृषि में लोग क्या कर रहे हैं, बोटिंग करके पानी निकाल के सिंचाई करते हैं, वन जब जंगल रोपते हैं उसमें सिंचाई करते हैं, ठीक ना। इन सभी कारण भौम जल का लेवल जो है घटता जा रहा है, मतलब पृथ्वी का जल जो है घटता जा रहा है। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना परिवर्तन में भी भौम जल स्तर को प्रभावित करता है। आगे हम लोग समझते हैं। वहाँ देखिए ना, तो समझो आगे। पता जैसे कि अपनी कक्षा 10 के छात्रों की सूची बनाइए, ठीक ना, और उसको एक तालिका दिया गया है, इसमें भरना है, ठीक। इसे छोड़ो खड़े। उसके बाद जैसे नीचा है कि जल स्रोत भूमि पर तालाब, नहर, आहार चर उपलब्ध हैं। जल के रूप में धरती पे क्या क्या मिलता है, तालाब मिलता है, नहर मिलता है, कुआं मिलता है, ये सब मिलता है। भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से काफी निकट होती है। भूमिगत जल जो होता है सतह से बहुत ज्यादा नजदीक, हल्का सा नीचे होता है। भौम जल की उपलब्धता काफी नीचे होती है, बहुत ज्यादा नीचा होता है। भौम जल जो है धरती से बहुत ज्यादा नीचा होता है, ठीक ना, धरती से बहुत ज्यादा नीचा होता है, जबकि भूमिगत जल धरती के आसपास में हल्का सा नीचा होता है। नहरों, आहारों, तालाबों की व्यवस्था बाढ़ के कारण छिन्न भिन्न हो गई है। जब बाढ़ आता नदी, तालाब, पोखर सब भर जाता है। जल कूपों से सिंचाई का जल निकालते हैं, ठीक है। जल कूपों मतलब कि कुआं मोटा मोटी मान लो। अब जल प्रबंधन, तो क्या आपने शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की पाइपलाइनों को देखा है? शहर में जो जल जो पहुंचता है सबको पाइप के माध्यम से नल में पहुंचता है ना, पाइप लगा होता है धरती के अंदर से, उसी के माध्यम से क्या होता है जल तो नल के माध्यम से आदमी को मिलता है। क्या आपने नलों में जल बहते देखा है? तो हाँ, ठीक है। यदि कहीं ऐसा लगे कि जल जो अपने आप बह रहा है तो हमको उसको बंद कर देना चाहिए, जब लगे जल की उसका है ना जरूरत नहीं है। अब देखो कुछ जंगल के बारे में। हमारे देश में कई भाग में जंगल हैं। बिहार राज्य में भी कुछ भाग में बड़े बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के जो पेड़, पौधे, झाड़ी, घास ये सभी पाए जाते हैं, ठीक ना। और जंगल में कई जीव जंतु जैसे बाघ, शेर, हिरण, बंदर ये सभी पाए जाते हैं। अलग अलग जो कीड़े मकोड़े भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जंगलों में पाए जाने वाली वन्य संपदा और वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इसे आरक्षित घोषित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीव जंतु को, जंगल में रहने वाले प्राणी को नहीं मारेगा। यदि मारेगा तो उसको सजा का हकदार होना पड़ेगा।
उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभयारण्य है, जो बाघ यानी टाइगर के लिए बना है, ठीक है ना। वहाँ की बाघ संरक्षण के लिए नियम बनाया गया, कोई भी बाघ को नहीं मारेगा, जो बाघ को मारेगा उसे सजा मिलेगी। वैशाली जिले में, बिहार के वैशाली जिले में बरेला अभयारण्य है। मुंगेर जिला में भीम बांध अभयारण्य है। गया जिला में गौतम बुद्ध अभयारण्य है और रोहतास जिला में कैमूर अभयारण्य है। ये सब बिहार के प्रमुख जंगल हैं, जहाँ की जंगली जानवरों को बचाने के लिए योजना चलाया गया है। इसके अलावा छोटे मोटे गांव में भी छोटे छोटे जंगल हैं। जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतु आपको शहर के चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे। हल्ला मत करो, जो बड़े बड़े घने घने जंगल में ये जीव जंतु मिलते हैं, उसको देखना है ना, तुम जू जाओ, चिड़ियाघर जाओ, वहाँ तो बड़ा बड़ा जीव जंतु जंगल देखने को मिलेगा, ठीक ना। जो सबकी जंगली जीव है वो हमको देखने को मिलेगा। जंगल के उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। चीड़ के वृक्ष या चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़, ये सब हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत पे देखने को मिलता है। और जैसे बिहार का चंपारण क्षेत्र हो गया, वहाँ पे सागवान का पेड़ देखने को मिलता है, साल का पेड़ देखने को मिलता है। गर्मी ज्यादा पड़ने पर उस मौसम से पत्ते झड़ते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग समझते हैं। फिर जो वन में जैसे खाद्य श्रृंखला, आप स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में जान चुके हैं, ठीक है ना। पिछले कक्षा में हम लोग स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण और मृतपोषी पोषण के बारे में जान चुके हैं। स्वपोषी पोषण वो पोषण होता है जो अपना भोजन खुद पकाता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया। परपोषी पोषण वो होता है जो दूसरे पे अपना भोजन के लिए निर्भर रहता है, जैसे हम इंसान, जीव जंतु, जानवर वगैरह दूसरे पर निर्भर है ना। भोजन के लिए किस पर निर्भर है? दूसरे पर निर्भर है। उसके बाद क्या होता है? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। जो केवल मीट मछली अंडा खाता है वो मांसाहारी जीव। जो केवल साग सब्जी खाता है, ठीक है, पेड़ पौधे से मिले चीज, साग सब्जी फल फूल खाता है वो शाकाहारी। जो सब कुछ खाता हो, साग सब्जी फल फूल मीट मछली अंडा, वो मांसाहारी सर्वाहारी। इंसान सर्वाहारी होता है, वो सब कुछ खाता है। शेर और बाघ मांसाहारी होता है, वो केवल मांस खाता है। गाय भैंस बकरी शाकाहारी होता है, क्योंकि ये जो ना साग सब्जी घास भूसा खाता है। ऐसे यहाँ दिया कुछ खाद्य श्रृंखला, घास खाता, कीट खाता है घास को। कीट किसको खाता है? घास को। मेढक खा लेता है कीट को, सांप खा लेता है मेढक को, गरुड़ खा लेता है सांप को। हिरण खाता है घास को, बाघ खाता है हिरण को। सब एक दूसरे को खाता है, ठीक है ना। तो इस क्रम को हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला, यानी खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया। उसके बाद जैसे कुछ यहाँ मेन पॉइंट दिया है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। बात सही है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के 3 अवस्थाएं होती है, बर्फ, जल और वाष्प। जल जो है, जल को तुम फ्रिज में जमा दो, बर्फ बन जाएगा। जल को खुला छोड़ दो, ऐसे वो जल है। जल को तुम पानी में गैस पे गर्म कर दो, भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। बनता है ना जल का 3 अवस्था, बर्फ, जल, वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की पूर्ति की जाती है। जल चक्र वही जो बता रहे हो ना, जल चक्र कि कैसे भाप बन के वो पानी बादल बनता है, बादल बन के नीचे बरसता है, जल का पूर्ति होता है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की आवश्यकता और के कारण जल की कमी होती है। उद्योग, फैक्ट्री बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो पानी का ज्यादा उपयोग हो रहा है। पानी का हम लोग खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, इससे जल दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मितव्ययिता से करें, मतलब जल का उपयोग सदुपयोग से करें, ठीक ना। सही समय पे जल का उपयोग करें, जितना हो सकता है कम से कम जल का उपयोग करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं ना। मान के चलो वन से हमें फल मिलता है, सब्जी मिलता है, लकड़ी मिलता है, बहुत दवाई मिलता है, औषधि मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। वन में वनस्पतियों की विभिन्न परतें, जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों को भोजन मिलता है, आश्रय मिलता है। वन जो है बड़े बड़े जीव जंतु को आश्रय में घर देता है ना। बड़े बड़े जीव जंतु, डरावना खतरनाक सब जीव जंतु वन में रहते हैं, पक्षी सब वन में रहते हैं ना, घोंसला बना के। उसके बाद जो है उसको उसका घर मिल गया, और हम लोग को उससे जो खाने पीने के लिए वस्तु मिल गया, फल मिल गया, सब्जी मिल गया, अनाज मिल गया। तो वन सभी के लिए लाभदायक है। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती है। मृदा मतलब मिट्टी, जल मतलब पानी, वायु मतलब हवा, सजीव मतलब हम लोग सबके बीच एक क्रिया होती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, मतलब मट्टी जो है, ठीक ना, मट्टी क्या आता है कभी भूकंप के माध्यम से, ठीक ना। उसके बाद जो सुनामी के माध्यम से, बाढ़ के माध्यम से मट्टी क्या आता है, धंस जाता है, ठीक ना, मट्टी कटता है। मिट्टी के कटने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। लेकिन वन यानी जंगल जो उस मृदा अपरदन को रोकता है, ठीक है ना। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया खत्म। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।